रामपाल अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की ओर चला जा रहा था। रामपाल की पत्नी बुरा सा मुंह बनाकर रामपाल से बोली, कितनी बार कहा है कि एक मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे पिताजी का दबा हुआ खजाना जो रखा है मेरे पास। मैं जब भी आपसे कुछ खरीदने की बात करती हूँ, आप बीच में मेरे पिताजी को क्यों ले आते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। शादी से पहले मुझे लगा था कि वो मुझे दहेज में कार देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे खटारा साइकिल पकड़ाकर टाटा बाय बाय बोल दिया। उन्हें पता था कि उनके दामाद की पेट्रोल डलवाने की भी औकात नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको साइकिल ही दी थी। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरा भी दिमाग खराब मत कीजिए। मत भूलिए, अभी भी आप मेरे पिताजी से 10,000 रुपए उधार ही लेकर आ रहे हैं। रामपाल की पत्नी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से किसी बूढ़ी औरत का भारी स्वर उन दोनों के कानों में टकराया। वहीं रुक जाओ। रामपाल और उसकी पत्नी के कदम वहीं जम गए। ये किसकी आवाज है जी? पता नहीं, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी एक बूढ़ी औरत मुंह को कंबल से ढके हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। रामपाल की नजर जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी, रामपाल उसके लंबे पैर देखकर कांपने लगा। मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, नहीं तो। नहीं नहीं, हमारे पास जितने भी पैसे हैं हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। रामपाल की पत्नी रामपाल से बोली, अजी देख क्या रहे हैं, जल्दी से पैसे दे दीजिए ना। रामपाल ने तुरंत 10,000 रुपए उस बूढ़ी औरत को दे दिए और दोनों पति पत्नी वहाँ से डरते डरते भाग गए। अगले दिन रामपाल और उसकी पत्नी गांव के मुखिया के पास चले गए। अरे मैं तो लुट गया मुखिया जी, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ रामपाल, क्यों हलक फाड़ फाड़ कर कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो? मुखिया जी, मैं बताने वाला हूँ, आप सुनेंगे तो आप भी हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे। क्या मतलब? मुखिया जी, कल मैं अपने गांव से आ रही थी, रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत मिल गई। मुझे तो वो कोई भूतनी लग रही थी। उसके पैर सामान्य से बहुत ज्यादा लंबे थे। मैंने तो सुना था कि चुड़ैलों और डायनों के पैर उल्टे होते हैं। आज पहली बार पता चला कि उनके पैर लंबे भी होते हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। क्या खाक उपाय करेंगे? अरे उस भूतनी ने मेरे 10,000 रुपए भी मुझसे छीन लिए। क्या 10,000 रुपए? अगर वो कोई भूतनी है तो वो तुम्हारे 10,000 रुपए का क्या अचार डालेगी? मुझे क्या पता, आप गांव के मुखिया हैं, जल्द से जल्द इसका समाधान करिए। अगले दिन मुखिया गांव में रहने वाले एक साधु के पास पहुंच गया। क्या बात है मुखिया, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है? बात ही कुछ ऐसी है साधु महाराज, हमारे गांव में एक लंबे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जो आने जाने वालों से पैसे छीन लेती है। क्या? ये तो बहुत ही गंभीर बात है मुखिया। क्या कहना चाहते हैं आप? इसके लिए मुझे उस जगह पर पूजा करनी होगी जिस जगह पर लोगों के पैसे छीने थे, और पूजा की सामग्री मैं ही लाऊंगा। अगर तुम लाओगे तो वो लंबे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव को कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ जानता हूँ। अब ये भी बता दीजिए कि पूजा की सामग्री में कितना खर्च आएगा? पूरे 20,000 रुपए का खर्च आएगा। कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप सामान ले आना और कल ही पूजा प्रारंभ कर देना। चंदा मांगते मांगते मुखिया जमींदार के घर पहुंचा। ये लो मुखिया, मेरी तरफ से पूरे 1,000। जल्दी से बूढ़ी डायन को यहाँ से भगाओ, मुझे शहर बहुत जरूरी काम से जाना है और मैं नहीं चाहता कि वो बूढ़ी चुड़ैल मेरे सामने आ जाए। मुखिया चंदा मांगते मांगते शिक्षा नाम की एक बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचा, जो कि अपने बूढ़े पति के साथ रहा करती थी। मुखिया उनका दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर पर कोई है? कितनी देर से कुंडी खटखटा रहा हूँ,
लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कुछ देर बाद शिक्षा का पति दीनू बाहर निकला। क्या बात है मुखिया जी, सब कुछ ठीक तो है? गांव में एक लंबे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जिसके लिए पूजा करवानी है और पूजा के लिए अधिक रकम खर्च हो रही है, इसलिए कुछ चंदा दे दो। दीनू ने 50 का नोट पकड़ाते हुए मुखिया से कहा। मेरे पास तो बस इतने ही हैं। तुम्हारी पत्नी शिक्षा नजर नहीं आ रही, वो कुछ दिनों से बीमार है ना, बेचारी चारपाई पर लेटी रहती है। तभी मुखिया के कानों में शिक्षा के खांसने की आवाज टकराई। मुखिया वहां से चला गया। दीनू धीरे धीरे कदमों से अपनी पत्नी शिक्षा के पास आकर बोला, जो कि अपने पैरों को कंबल से ढके हुए बैठी थी। शिक्षा, क्या तुम जो कर रही हो सही कर रही हो? हाँ, सही कर रही हूँ, चिंता मत करो। अगले दिन साधु मुखिया रामपाल और उसकी पत्नी के साथ उसी पेड़ के पास पहुँच गया, जिस पेड़ के पास वो लंबे पैरों वाली बूढ़ी औरत मिली थी। साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी बातें करते हुए यहाँ से निकल रहे थे। इसी पेड़ के पीछे से वो अचानक निकलकर हमारे सामने आ गई थी। उसके पैर बहुत अधिक लंबे थे। बस रामपाल, बस अपना मुंह अब बंद कर लो, क्योंकि मैं अब पूजा प्रारंभ करने वाला हूँ। इतना बोलकर साधु पूजा पाठ करने लग गया और मंत्र पढ़ने लगा। एम बीप चंपा, चंपा पानी दे गंगा, सब बच्चों की नानी, खत्म कर दे उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी डायन या चुड़ैल की कहानी। रामपाल की पत्नी रामपाल से बोली, अजी, ये मंत्र पढ़ रहे हैं या बच्चों का गीत गा रहे हैं? मुंह बंद करो भाग्यवान, ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। इनके मंत्र अजीब प्रकार के होते जरूर हैं, लेकिन काम करते हैं। देखना, इनके मंत्रों से वो लंबे पैरों वाली चुड़ैल जहाँ भी होगी जलकर भस्म हो जाएगी। कुछ देर बाद साधु मुखिया रामपाल और उसकी पत्नी की ओर देखकर बोला, अब ये इलाका उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी डायन से मुक्त हो चुका है। इतना बोलकर साधु चला गया और सब खुश हो गए। अगले दिन जमींदार अपनी कार से रात के समय शहर जा रहा था। तभी अचानक उसके कार के चारों टायर पंक्चर हो गए। जमींदार डरते हुए बाहर निकल कर आया और उसने देखा कि चारों टायरों में कीलें धसी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे कि ये कीलें पहले से ही किसी ने फेंकी हो। जमींदार ने इतना कहा ही था, तभी उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर जमींदार के सामने आ गई। जमींदार की नजर जैसे ही उसके पैरों पर गई, वो कांपने लगा। कौन हो तुम? ये जानना तेरा काम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बैग में सोना लेकर शहर जा रहा है। वो सोना मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे अपने लंबे पैरों से कुचल कर मार डालूंगी। जमींदार ने डरते हुए तुरंत वो बैग उस बूढ़ी औरत को थमा दिया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो तेरी चिता यहीं जला दूंगी। जमींदार वहां से भाग गया। अगले दिन जमींदार ने अपनी हवेली पर मुखिया और उस साधु को बुलाया। मुखिया, कल रात उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी औरत ने मुझसे मेरा सोने का बैग छीन लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? साधु महाराज ने तो अपने मंत्रों की शक्ति से उसे जला दिया था। ये एक पाखंडी साधु है मुखिया। मुझे लगता है कि ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि कोई और ही चक्कर है। भला कोई डायन या चुड़ैल सड़क पर कार का टायर पंक्चर करने के लिए कीले क्यों फेंकेगी? कोई तो गांव में है जिसके पैर लंबे हैं और वो सारे गांव में दहशत फैलाना चाहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गांव में कोई भी ऐसी बूढ़ी औरत नहीं है जिसके पैर इतने अधिक लंबे हों।
सोचो मुखिया सोचो, कोई तो होगा। तभी मुखिया के दिमाग में एक विचार आया। परसों जब मैं चंदा मांगने शिक्षा के घर पर गया था, तब शिक्षा के पति ने मुझे 50 रुपए चंदे के रूप में दिया था, लेकिन उसके पास 50 रुपए आए कहां से? वो तो एक एक पैसे के लिए परेशान रहता है। और दूसरी बात कि उसकी पत्नी शिक्षा भी सामने नहीं आई। लेकिन शिक्षा के पैर तो सामान्य हैं, लेकिन फिर भी हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। मुखिया और जमींदार गांव के लोगों को एकत्रित करके सीधे शिक्षा के घर पर पहुंच गए। इतने लोगों को देखकर शिक्षा का पति दीनू बुरी तरह से घबरा गया। मुखिया जी, जमींदार जी, आप यहाँ मेरे घर, वो भी इतने लोगों के साथ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे की घबराहट बता रही है कि तुम्हारे मन में चोर है। तभी जमींदार और मुखिया की नजर शिक्षा पर पड़ी, जो कि अपने पैरों पर कंबल ढके हुए बैठी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम तो बीमार हो ना शिक्षा, और तुम मुस्कुरा रही हो, और तुमने अपने पैरों को ये कंबल से क्यों ढक रखा है? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी शिक्षा ने अपने पैरों से कंबल हटा दिया। शिक्षा के लंबे पैर देखकर मुखिया और जमींदार का मुंह और आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। शिक्षा, तो वो तुम हो जो गांव वालों को अपने लंबे पैरों को दिखाकर लूट रही थी और डरा रही थी। शिक्षा, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल सही थे, अचानक तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो गए? मैंने किसी गरीब को नहीं लूटा है, बल्कि उन मक्कार लोगों को लूटा जिन्होंने मेरे घर का चूल्हा बुझाया था। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पति दीनू और मैं तुम्हारी हवेली पर काम करते थे जमींदार साहब, मगर इस मुखिया के कहने पर तुमने मुझे और मेरे बूढ़े पति को धक्के देकर काम से बाहर निकाल दिया और रामपाल और उसकी पत्नी को अपने घर पर हमारी जगह अपनी हवेली में काम पर लगा लिया। तुम्हारे इस फैसले से हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। कितनी अजीब बात है जमींदार साहब, एक पाखंडी साधु को पैसे देने के लिए गांव का मुखिया पूरे गांव से चंदा उठाता है, और हम गरीब पति पत्नी इतने दिन से भूखे हैं। गांव के मुखिया और इस पूरे गांव को खबर तक नहीं। ये पूरे गांव के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं अपनी गलती मानता हूँ शिक्षा, लेकिन तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो गए? दरअसल मेरे परिवार को ये आनुवांशिक बीमारी है। मेरे परिवार का जब भी कोई सदस्य 70 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उसके पैर सामान्य से अधिक लंबे होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने तुम सबको सबक सिखाने के लिए ये सब किया, ना कि लूटने के नियत से। मुझे माफ कर दो शिक्षा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल से तुम दोनों मेरी ही हवेली में काम करोगे और तुम्हारी पगार 2 गुनी। जमींदार और सब लोग शिक्षा के घर से चले गए। अखिलपुर नाम का एक गांव था, जहां पर दामिनी नाम की एक बच्ची रहती थी। ये बच्ची बचपन से ही अपने पिता के साथ निशानेबाजी के खेल खेलती थी। एक दिन दामिनी अपने पिता के साथ गुलेल से निशाना लगाना सीख रही थी। बाबा, मेरा निशाना पहले ही इतना अच्छा है, तो आप मुझे फिर क्यों निशाना लगाना सिखा रहे हैं? हाँ बेटा, अच्छा तो है, पर जिस चीज में तुम अच्छे हो उसका अभ्यास और ज्यादा करना चाहिए। अभिमान आने पर निशाना कमजोर हो जाता है। तब भी बाबा, अगर मेरा निशाना पहले से ही अच्छा है तो मेरे निशाने में चूक नहीं होगी। हाँ बेटा, बात तो सही है, पर ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ इंसान धीरज नहीं रख पाता और उससे चूक हो जाती है। इसीलिए अभ्यास जरूरी है, समझी बेटा? थोड़ा थोड़ा बाबा। ठीक है, पूरा पूरा भी समझ जाओगी कभी। ठीक है बाबा, अब मैं अभ्यास करती हूँ। कई वर्ष बीत चुके हैं।
अब दामिनी 60 वर्ष की हो चुकी है। दामिनी बाबा की बताई ये बातें याद कर अपने पोते हिमांशु को बता रही थी। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, आप रोने क्यों लगी? क्या आपको बाबा की याद आती है मेरी तरह? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही है। तो मैं कह रही थी, जैसे मुझे मेरे बाबा ने कहा था, उनकी तरह जिस भी चीज में तुम्हारी रुचि होगी उसमें तुम्हें मेहनत और अभ्यास करना होगा। हाँ दादी। दामिनी के पास अब बस उसका एक पोता था। हिमांशु के माता पिता उसे दामिनी के पास कुछ दिन पहले छोड़कर गए थे। दामिनी नारियल बेचती थी, पर नारियल के पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने के कारण वो अपनी राइफल से नारियल तोड़कर बेचती थी। दादी, आपको सब शूटर दादी क्यों कहते हैं? बेटा, तुम्हारी दादी का निशाना पूरे गांव में सबसे अचूक है। ये बंदूक से रोज नारियल तोड़ते देख लोगों ने मुझे शूटर दादी कहना शुरू कर दिया। दादी, मुझे भी आप निशाना लगाना सिखाएंगी क्या? ठीक है बेटा, आओ चलो, मैं नारियल कैसे तोड़ती हूँ तुम भी देखना और सीखना, लेकिन खुद तोड़ने की जिद नहीं करना। ठीक है दादी। दामिनी नारियल को अपने बंदूक के इस्तेमाल से तोड़ रही थी। तभी वहाँ साहूकार और उसका बेटा पंकज आते हैं। दामिनी, इतने सालों से देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा निशाना कभी चूकते नहीं देखा। मेरा बेटा भी अव्वल दर्जे का निशानेबाज है, पर इसके निशाने में भी चूक हो जाती है। अभ्यास करते रहो, सफल हो जाएगा ये भी। आप कहें तो मैं सिखा दूं पंकज को। शूटर दादी, आपसे तो बेहतर हूँ मैं। अब तो आपकी इतनी उम्र हो गई है कि दिन में भी लालटेन लेकर घूमना पड़ेगा। आप मुझे क्या सिखाएंगी? पंकज, ये किस तरह से बात कर रहे हो? इतना घमंड करना, वो भी इस उम्र में? जितना सीख पाओ पहले उतना सीखो और दामिनी से माफी मांगो। आप बस मुझे ही डांटिए, सही तो कह रहा हूं मैं। मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। ये कहकर पंकज वहां से चला गया। दामिनी, मैं पंकज की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। नौजवान है और अनुभव कम होने की वजह से इस तरह की बातें कर रहा है। कोई बात नहीं साहूकार जी, बच्चे ही हैं। और तुम्हारी नारियल की दुकान कैसी चल रही है? ये तो आपकी कृपा है। आपने ये बगीचा मुझे दिया और अब इसी कारण सब कुशल मंगल है। अरे नहीं नहीं, ये बगीचा वैसे भी इस्तेमाल में नहीं आता था। कम से कम अब ये उपयोग में तो है। फिर भी आपका आभार है मुझ पर। अच्छा दामिनी, अब मैं चलता हूँ। दामिनी हिमांशु को अगले दिन घर में कुछ बातें समझा रही थी। हिमांशु, तुम्हें पंकज से ये सीखना चाहिए कि जब तुम्हारे पास किसी चीज का हुनर हो तो उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए और बड़ों को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। हाँ दादी, मैं कभी आपसे इस तरह से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी और से। हाँ बेटा, बहुत समझदार हो तुम तो। दादी, मैंने सुना है कि गांव में मेला लगा है, मैं भी वहां घूमना चाहता हूँ। अच्छा, चलो तुम्हें मेला घुमा लाती हूँ। दादी, वो देखिए, वहाँ सही निशाने लगाकर गुब्बारे फोड़ते हैं और इनाम भी मिलेगा। आप भी खेलिए ना दादी। अच्छा, बिल्कुल, आओ तुम भी देखो शूटर दादी का निशाना। दुकान पर पहुंचते ही वहां पंकज भी आ जाता है। अब आपकी उम्र हो चली है शूटर दादी, देखना कहीं हाथ न कांपने लगे। बढ़िया मजाक कर लेते हो। देखिए, ऐसे लगाते हैं निशाना। पंकज 5 में से 4 गुब्बारे फोड़ देता है और दामिनी को एक घमंड भरी मुस्कान दिखाते हुए ऐसा कह रहा हो
मानो इसे कहते हैं निशाना लगाना। वाह, तुम्हारा निशाना तो बहुत बढ़िया है। लाओ, अब मेरी बारी। दामिनी देखते ही देखते 5 गुब्बारे फोड़ देती है। वाह दादी, आपसे अच्छा निशानेबाज कोई नहीं है। बहुत बोलता है, वो तो बस मेरा हाथ फिसल गया था, वरना तुम्हारी शूटर दादी मुझसे ना जीत पाती। कोई बात नहीं, बस खेल ही तो है, इसमें इतना क्यों आग बबूला हो रहे हो? बच्चे की बात इतनी बुरी लग गई क्या? ये अच्छा नहीं हुआ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की कीमत चुकानी होगी। दामिनी ने अपने इनाम के पैसे लिए और वहां से हिमांशु को लेकर चली गई। पंकज वहां से सीधे अपने पिता के पास चला गया। पापा, ये सब आपकी गलती है। उस शूटर दादी पर उपकार किया है, फिर भी वो मेरा मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। बात क्या है पहले ये तो बताओ। वहां मेले में इतने लोगों के सामने उसने मेरा मजाक उड़ाया। मेले के छोटे से खेल में जीत क्या गई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मुझे नहीं लगता कि दामिनी ने बिना किसी वजह के ऐसा कुछ किया होगा। आप तो बस उन पर विश्वास कीजिए। वैसे भी उस शूटर दादी को इस महीने वाली प्रतियोगिता में पता चल ही जाएगा। तब बेटा प्रतियोगिता का इंतजार करो और अभ्यास करो। मुझे अभ्यास करने के लिए और कुछ नई चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जैसा ठीक लगे वैसा करो, बस छल करने की कोशिश मत करना। जब इतना अभिमान है तो जीत कर दिखाओ अपने बल पर। 1 हफ्ता बीत चुका था। दामिनी के घर के दरवाजे पर दामिनी पंकज को देखकर उसे अंदर बुलाती है। क्या बात है पंकज, प्रतियोगिता आने वाली है सुना मैंने। उसकी तैयारी के लिए मुझसे कुछ सीख लेने आए हो? काहे की सीख? मुझे तुमसे कोई सीख नहीं चाहिए शूटर दादी। मैं बस ये कहने आया था कि इस बार आप भी प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर मैं क्यों भाग लूं? और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? वो इसलिए क्योंकि तुम जिस बगीचे के नारियल बेचती हो ना, वो भले ही पापा ने तुम्हें दी हो, पर वो जमीन मेरे नाम पर है। फिर भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं खुद साहूकार जी से बात कर लूंगी, वो तुम्हारा उपाय खुद ही कर देंगे। मैं उन्हें बेच चुका हूँ ताकि पापा अगर चाहे भी तो तुम्हें वापस ना कर सकें। इतना ही नहीं, उन पैसों से लोग भी बुला लिए हैं। तभी कुछ गुंडे घर में घुसकर हिमांशु को उठा कर ले जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो। डरो मत, इसे कुछ नहीं होगा। बस भाग ले लो प्रतियोगिता में, और इस घटना के बारे में पापा से कुछ ना कहना, वरना समझ गई ना? ठीक है, मैं समझ गई। तुम बस कुछ मत करना। हाँ, अब ठीक है। अब हम चलते हैं, प्रतियोगिता में कुछ ही दिन बाकी हैं। ये कहकर सब वहाँ से चले गए। हे भगवान, ये क्या नया दुख आ गया। अब मैं क्या करूं? अब जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हमें बच्चे का क्या करना है? इसे कहीं गुप्त जगह पर प्रतियोगिता तक छुपा दो, उसके बाद इसे लौटा देंगे। अगर इसे कुछ हुआ तो पिताजी मुझे घर से बेदखल कर देंगे। और अगर दामिनी जीत गई तो? उसका उपाय मैंने सोच लिया है। ये जड़ी बूटी लो, प्रतियोगिता से पहले दादी के खाने या पानी में इसे मिला देना। इस जड़ी बूटी से क्या होगा? ये आंखों को कुछ देर के लिए ओझल कर देती है। अभिमंत्रित है ये। दामिनी बगीचे में नारियल के पत्ते गिराकर अभ्यास कर रही थी। तभी साहूकार आता है। अरे दामिनी, तुम ये पत्तों पर क्यों निशाना लगा रही हो? बस यूं ही अभ्यास ही कर रही थी। इस बार प्रतियोगिता में भाग जो लेना है। अच्छा, तो तुम सच में भाग ले रही हो? मैंने पंकज से सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर तुमने तो भाग लेना छोड़ दिया था ना? हाँ, बस इस बार सोचा कि भाग ले लूं। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो दामिनी? कोई बात है क्या? वो कुछ नहीं साहूकार जी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अभ्यास करो। साहूकार के जाने के बाद
दामिनी फिर अपने अभ्यास में लग जाती है और कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। आज अखिलपुर गांव की निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 भागीदार हैं, एक पंकज और दूसरी है शूटर दादी। दोनों को 100 मीटर दूर रखे सेब पर निशाना लगाना है। पंकज इशारा करता है और गुंडा शूटर दादी और पंकज को पानी लाकर देता है। शूटर दादी और पंकज साथ खड़े होकर प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। वाह, दोनों ने ही क्या निशाना लगाया है। 100 मीटर दूर रखे सेब को भेद दिया, जैसे कि वो सामने ही पड़ा हो। अब नारियल की प्रतियोगिता में ये सामने आए 4 नारियल भेदने हैं। एक भी गोली चूकनी नहीं चाहिए और सारी गोलियां नारियल के अंदर जानी चाहिए। अचानक दामिनी की नजर कुछ ओझल सी हो गई और उसे धुंधला सा दिखने लगा। क्या बात है शूटर दादी, ये आंखें ठीक तो है ना? हाँ, लालटेन दो। हाँ? तो ये बात थी पंकज, बातें तो तुम्हारी इतनी अभिमान भरी होती है और हरकतें ऐसी। चुप रहो और निशाना लगाओ, ये मेरा मजाक उड़ाने का अंजाम है। ठीक है, पहले तुम। पंकज ने निशाना लगाया और 4 नारियल भेद दिए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अब दामिनी की बारी। दामिनी एक टक देखती रही नारियल की तरफ और निशाना लगाया। बस एक नारियल पर ही निशाना लगा पाई और बाकी के 3 निशाने गलत लगे और लोग इन्हें गांव की शूटर दादी कहते हैं। भला मजाक भी ढंग का किया करो यार। जरा रुको, वाह क्या प्रदर्शन है। ये क्या कह रहे हो, कैसा प्रदर्शन? सरपंच सबको नारियल दिखाता है कि पहली गोली के छेद से 4 गोलियां पार हुई हैं। ये देखकर सब के सब चौंक जाते हैं और खुशी से शूटर दादी का नाम पुकारते हैं। ये ठीक नहीं हुआ दामिनी, तुम भूल गई क्या हमारे पास कौन है? मैं ये जीत नहीं स्वीकारती। तभी वो साहूकार हिमांशु को लेकर आता है और दामिनी अपनी जीत उसके नाम कर दे, उससे पहले ही वो दामिनी की बात को काट देता है। रुको दामिनी, मुझे लगा ही था कि पंकज ने कुछ गड़बड़ की है। मैंने उस दिन तुमसे मिलने के बाद पता लगाया, इसने गुंडे खरीदे थे। मैं हिमांशु को ढूंढकर यहाँ ले आया हूँ। दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखों को तो जड़ी बूटी वाली पानी से धुंधला हो जाना चाहिए था, तो तुमने इस तरह से निशाना कैसे लगा लिया? ये क्या कह रहे हो? मतलब गुंडे बुलाकर भी मन नहीं भरा, जो ये सब भी किया तुमने? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारियल कहाँ रखा है ये देखने के बाद अगर मेरी आंखें पूरी तरह बंद भी हो जाती, तब भी मेरा निशाना सात्विक ही रहता। मैंने अपना पूरा जीवन अभ्यास किया है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे बाबा ने सिखाया। तुम ये नहीं समझ सकते। तुम्हें इतना अभिमान भर गया था कि तुम इस हद तक गिर गए। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। पंकज रोते हुए वहाँ से चला गया और शूटर दादी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, अगर सफल होना है तो फिर अपने हुनर को हमेशा बढ़ाते रहो।